गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस चैप्टर को हम कर रहे थे और इस चैप्टर की हमने 2 से 3 क्लासें ले ली थी। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मेरे भाई 7वां चैप्टर वही तुम्हारा, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में फास्ट रिवीजन करा देता हूं और उसके साथ साथ मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा कि जनन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। 2 तरीके का जनन जो पाया जाता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर अलैंगिक जनन के भेदों के बारे में कि अलैंगिक जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी बता देंगे एक बार है कैसे सभी के सभी। चलो जल्दी से जल्दी बता देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे मेरे भाई कि सभी कैसे हैं। एकदम जल्दी तुरंत स्पीड से बताएंगे मेरे भाई, टाइम नहीं है। हाँ आज सर टाइम नहीं है, हाँ बिजी है मेरे भाई, जल्दी करो। चलो ठीक है सर, अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं। चलो मेरे भाई अच्छे होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो हमने पहले दिन हमने पढ़ा जनन क्या है। तो मेरे भाई जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति क्या करता है, अपनी जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाती है प्रक्रिया? जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन पृथ्वी पर क्यों आवश्यक है? तो मेरे भाई जनन जो है पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा आगे देखेंगे। फिर मैंने एक चीज लिखा है डीएनए। तो ये डीएनए है क्या चीज? जिस प्रकार पेन ड्राइव चिप में पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी होती है, मतलब अगर मैं तुम्हें निर्देश दूं कि किस तरीके से तुम्हें चलना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से ये जो डीएनए होते हैं ये अपनी संतति को चलने में मदद करते हैं कि जो तुम्हारा विकास होगा वो कितना होगा, किस तरीके से होगा, तुम्हारी आवाज कैसी होगी, तुम्हारी शक्ल कैसी होगी, तुम्हारे स्किन का जो रंग है, त्वचा का जो रंग है वो कैसा होगा, तुम्हारी हाइट कितनी होगी। ये सारी चीजें कौन बताता है? हमारी बॉडी को डीएनए बताते हैं। डीएनए डिसाइड करते हैं कि कितना क्या होने वाला है। तो देखो मेरे भाई जिस प्रकार पेन ड्राइव का मतलब एक तरीके से मतलब अपने पास इक्विपमेंट होता है, मतलब ऐसे समझ लो कंप्यूटर में लगता है, उसमें क्या करते हैं अपन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एज ए मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो जिस प्रकार पेन ड्राइव चिप में पूरी फिल्म को प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है, एनकोडेड का मतलब उसमें रखी हुई रहती है, ठीक है। उसी प्रकार डीएनए में जीवन चलने की जानकारी कोडेड होती है। डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, जनन और कार्यों के लिए निर्देश होते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं असल में कोई ना कोई कोशिका में होती है, परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि कब क्या और कैसे करना है, अर्थात उन्हें कैसे पता कि मतलब उन्हें जो जानकारी और निर्देश की आवश्यकता होती है और वह जानकारी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के डीएनए में संचित रहती है। तो ध्यान से समझेंगे, डीएनए कहां होता है? कोशिका के अंदर होता है केंद्र, और केंद्र के अंदर होते हैं क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, और उनके होते हैं डीएनए, ठीक है। अब देखो वास्तव में डीएनए कोशिका के लिए जानकारी का भंडार होता है। किसका भंडार होता है? जानकारी का। मतलब जो जानकारी होती है वो कहां मिलती है, मतलब जो जानकारी होती है वो सारी सारी कहां होती है? तो हम बोलेंगे सर डीएनए में होती है। कहां होती है? डीएनए में होती है। चलो आगे देखते हैं डीएनए की प्रतिकृति। अब डीएनए की प्रतिकृति क्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि जिस प्रकार मेरे भाई एक तरीके से ये क्या है, फोटोकॉपी, मतलब हम जो हैं हमारे माता पिता की क्या है, फोटोकॉपी है। तो डीएनए की प्रतिकृति के बारे में देखिए, डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु बनते हैं। इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नई कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है मेरे भाई? नई कोशिकाएं बनती है। अच्छा कौन कौन सी बनती है? तो देखो मेरे भाई यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या था, एक मतलब डीएनए था, मान लो यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति बनी और यहाँ पे हुआ समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, देखो कोशिका में 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। दोनों के बारे में मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा कि किसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से जब समसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास क्या बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। हाँ सर इतना समझ में आ गया था। तो मेरे भाई आ जाओ डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व, मतलब जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है उसमें जनन का महत्व किस तरीके से है वो बात करेंगे। तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना तथा नई कोशिकाएं बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? बहुत सारी विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। और ये जो मतलब जनन की जो मूल घटना है वो किसके लिए है मेरे भाई? डीएनए की प्रतिकृति बनाना। और जब डीएनए की प्रतिकृति बनेगी तो उसकी नई कोशिकाएं भी बनती है। आगे देखिए, जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है जिनका जनन में निम्नलिखित महत्व है। डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। पहली बात तो किसके लिए मेरे भाई? देखो क्या क्या चीजें हैं
तो पहली बात तो ये कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब जीवन का जो विकास है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? डीएनए की प्रतिकृति। जैसे कि हम हमारे पास मतलब पूर्वजों की क्या है, हम हमारे पूर्वजों की क्या है? प्रतिकृति है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आदिमानव थे पहले, वो आदिमानव कैसे दिखते थे? बंदरों की तरह, गोरिल्ले की तरह। तो लेकिन अब धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? उनमें विभिन्नता आने लगी। उनमें आने क्या आने लगी? विभिन्नता। और वो विभिन्नता क्यों आई है? वो डीएनए की प्रतिकृति के अनुसार आई है। मतलब कि जैसे जैसे उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती गई जीवों का अच्छे से विकास होने लगा। अब तुम देख रहे हो आज कितने गोरे मस्त मतलब खड़े हैं एकदम है, कितने ब्यूटीफुल लोग हैं हमारे यहाँ पे आसपास। पहले क्या थे? पहले सभी बंदर से लगते थे हैं। चलो आ जाओ, बंदरों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, पहले बता रहा हूं। हाँ, पूर्वज है वो हमारे। आ जाओ। हाँ, आगे देखो। दूसरी देखो, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि किस तरीके से तुम्हारी संरचना होगी, किस तरीके से डिजाइन होगा, वो सारे किसके मतलब किसके लिए किसकी वजह से होते हैं? डीएनए की प्रतिकृति की वजह से। ठीक है, आ जाओ। तीसरी बात देखते हैं, डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है। मतलब कि जो मूल डीएनए होता है उसके अलावा उसमें क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि पहले हम आदि मानवों की तरह दिखते थे, लेकिन आज हम क्या बन गए? मानव बन गए हैं। तरीके से अब मानव तो नहीं कहते, असुर बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि पहले शरीर पे जैसे तुमने देखा होगा बहुत पूरे शरीर पे बाल आ जाते थे, लेकिन आज क्या है? थोड़ा सा विकास हुआ है। और उस चीजों में क्या हुआ है मेरे भाई? उन चीजों में क्या आया है? सुधार आया है, उन चीजों में थोड़ा सा बदलाव आया है। चलो आगे देखते हैं। मूलतः समरूप नहीं होते। समरूप का मतलब है कि जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ विभिन्नता आती है। इसके देखिए, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तनशीलता में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। अगर देखो मान लो अपने परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे मान लो पहले के आदि मानवों की तरह क्या होते मेरे भाई? अपने शरीर पे बाल आते। क्या आते? हमारे शरीर पे बाल आते। मुझे बताओ गर्मी ज्यादा लगती नहीं लगती? हाँ गुरुजी, इस टाइम पे गर्मी का जो माहौल देख रहे हो भाई, गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है, 50-50 डिग्री, 52-52 डिग्री चला जाता है। कहीं कहीं का टेम्परेचर तो 54 डिग्री भी चला जाता है। उस 54 डिग्री में अगर किसी के बाल है पूरे शरीर पे तो वो तो मर ही लेना है मेरे भाई, है ना। तो चलो अब वो सारा परिवर्तन जैसे जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, वातावरण में जो जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तनशीलता के अनुसार हमारे शरीर क्या होने लगा? चेंज होने लगा। क्या होने लगा? चेंज होने लगा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीवों में विभिन्नता कैसे आती है? ये आती कैसे है? तो जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है। कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं? 2 प्रतिकृतियां बनती है। इसके साथ साथ दूसरी नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग होती है तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। क्या करती है? एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? 2 कोशिकाएं। ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिनमें डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान विभिन्नता आ जाती है। यही जीवों में विभिन्नता का कारण है। तो जीवों में विभिन्नता किसके कारण? डीएनए में विभिन्नता के कारण। अच्छा, डीएनए में विभिन्नता क्यों आती है? क्योंकि जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। और ये सारा का सारा क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगर डीएनए की प्रतिकृति में कोई बदलाव आता है, डीएनए की प्रतिकृति में कोई बदलाव आता है तो उसके दौरान क्या होगा मेरे भाई? डीएनए की प्रतिकृति में जैसे ही बदलाव आएगा जीवों में भी विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, चलो। मजा नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा मजा? ना लायक हो है? क्यों नहीं आ रहा मजा? मैं ऐसे ऊंगा सा खड़ा हूं इसलिए। अरे अभी ना दो के नहीं आया, मैं तो सीधा ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, तुम तो बस देखते जाओ। ठीक है, चलो। हाँ चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्यों महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें भाई। डीएनए की प्रतिकृति में जनन का महत्व क्यों है? तो डीएनए की प्रतिकृति जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरे जो जीवों की शारीरिक संरचना होती है और डिजाइन होता है उसके लिए उत्तरदायी है। तीसरा, मौलिक डीएनए से भिन्नता आती है। क्या आती है? मौलिक डीएनए से भिन्नता आती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीवों में विभिन्नताओं का महत्व, ये वाली चीज और पढ़ेंगे अपन। ये मैंने तुम्हें लिखवा दिया था, समझाया नहीं था, तो देखो ये भी समझा दिया था वैसे तो मैंने। विभिन्नताओं के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करती है मेरे भाई। ठीक है, विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। तो देखो मेरे भाई, विभिन्नता के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करती है। परितंत्र का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो सारा मिलकर क्या बनाता है? परितंत्र बनाता है। ये हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ। विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। समष्टि का मतलब इस तरीके से लगाओ, सृष्टि में या संसार में। ठीक है, तो स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए कौन आवश्यकता है? विभिन्नताएं। अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो स्पीसीज की उत्तरजीविता नहीं रहेगी। ठीक है, चलो। स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए
विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। मैंने तुम्हें बताया बेबी कि परिवर्तनशील जैसे होगा, परिवर्तन विभिन्नताएं जैसी होंगी, परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्या कर देंगी, क्षमता प्रदान कर देंगी। आगे देखिए, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, क्योंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं न हो, जैव विकास नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता, जैव विकास नहीं कहा जा सकता। अब आज हम जो करेंगे वो मेरे भाई करेंगे जीवों में जनन के प्रकार, और उसमें हम देख रहे होंगे कि दो प्रकार का जनन होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। मैं बताऊंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। अच्छा, लैंगिक जनन के कोई भेद होते हैं क्या, नहीं सर। तो किसके होते हैं, अलैंगिक के। कौन कौन से होते हैं, द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, खंडन होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे मतलब कायिक प्रवर्धन है, ठीक है, ये सारी चीजें, मुकुलन है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखो लिखना स्टार्ट करें, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां। दिख रहा है सभी को, ये बताएंगे सभी पहले एक बार तो। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बताएंगे। चलो देखेंगे मेरे भाई, आज हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सभी हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, हेडिंग डालेंगे सभी और लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, जीवों में जनन की विधियां, हेडिंग डालेंगे जीवों में जनन की विधियां, जीवों में जनन की विधियां। चलो लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, कहा। चलो अब यहां से लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे जीवों में जनन की विधियां, जीवों में जनन की विधियां, और इन जनन की विधियों में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, जीवों में जनन की विधियां। जीवों में जनन की जो होती है वो मुख्यतः दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो लिखेंगे जीवों में जनन की दो विधियां हैं, 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 ठीक है। कौन कौन सी है सर, तो पहली है लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं, आ जाओ। पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे लैंगिक जनन और दूसरा लिखेंगे अलैंगिक जनन। चलो पहला लिखेंगे लैंगिक जनन और दूसरा लिखेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। या फिर अलैंगिक जनन लिखो, पहला लिखो अलैंगिक जनन, पहला लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई अलैंगिक जनन, क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन लिखेंगे।
अलैंगिक जनन लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई। इसमें क्या लिखना है, देखो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि ऐसा जनन या जनन की ऐसी विधि, ऐसा जनन या जनन की ऐसी विधि जिसमें एक ही जनक होता है। कितना जनक होता है, एक ही। मतलब कि जैसे हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है गुरुजी, लैंगिक जनन। कैसे कि हमें क्या होती है, जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर की और मादा की, जबकि अलैंगिक में ऐसा नहीं होता। क्या गुरुजी ऐसा नहीं होता? हाँ मेरे भाई ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, अलैंगिक में क्या होगा, अलैंगिक में एक ही जीव होगा और एक ही जीव ही क्या कर लेगा, नई संतति उत्पन्न कर देगा, नई संतान उत्पन्न कर देगा। ठीक है, चलो ब्लर हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भाई? चलो अब नहीं होगा। देखो अलैंगिक जनन, अब लिखेंगे अलैंगिक जनन में कि जनन की वह विधि, लिखेंगे जनन की वह विधि, लिखेंगे पहला तो अलैंगिक जनन, एक मिनट। चलो एक तो हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भाई दोनों प्रकार लिखेंगे पहले तो। अब एक की हेडिंग डालेंगे किसकी, अलैंगिक जनन की। ठीक है, पहला हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा हो गया लैंगिक जनन। अब लिखेंगे अलैंगिक जनन, लिखेंगे अलैंगिक जनन, लिखेंगे अलैंगिक जनन। पहला लिखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और इस अलैंगिक जनन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में लिखेंगे जनन की वह विधि, लिखेंगे जनन की वह विधि में एक जनक बिना निषेचन के ही क्या कर लेता है, नई संतति को उत्पन्न कर देता है। तो लिखेंगे जनन की वह विधि, जनन की वह विधि के द्वारा, के द्वारा क्या होता है मेरे भाई, जनन की वह विधि जिसके द्वारा, ये लिखेंगे वह विधि जिसमें, जिसमें लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें में एक ही, रखेंगे जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक के द्वारा, क्या लिखेंगे, जिसमें एक जनक, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा, जनक का मतलब जो पैदा कर रहा है, जनक का मतलब क्या होगा, पैदा। ठीक है, हाँ जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन, लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही, निषेचन, बिना निषेचन द्वारा, देखो मेरे भाई सोच सोच आना पड़ता है ना, एक बार मुझे देखने दो। जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन, एक मिनट रुको मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद में लिख, ठीक है, निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है मेरे, क्या होता है, केवल, केवल समसूत्री विभाजन द्वारा, केवल विभाजन द्वारा केवल समसूत्री विभाजन द्वारा क्या विभाजित होकर, विभाजित होकर
नई संतति उत्पन्न विभाजन द्वारा, एक बार देखने दो। जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति, विभाजित होकर नई संतति विभाजित कर नई संतति समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अलैंगिक जनन। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? क्या बताएंगे? लिखेंगे अर्थात अर्थात जनन की वह विधि अर्थात जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। एक ही जीव क्या लेता है मेरे भाई? भाग लेता है। एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है मेरे भाई? बताएंगे एक बार। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे अलैंगिक जनन के बाद में लिखेंगे नोट डाल के। क्या लिखेंगे? नोट डाल के आता हूं। लिखेंगे, नोट डालेंगे और लिखेंगे। नोट डाल के लिखेंगे, डालकर लिखेंगे नोट। पहले तो नोट में लिखेंगे। अरे नालायक को, नोट कहीं 10-15 रुपए खराब मत कर देना, कहीं 10 के नोट पे लिख जाओ। ऐसे नोट लिखना है। चलो लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन के बाद अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है, अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में लिखेंगे। है
वे आनुवांशिक गुणों में वे आनुवांशिक गुणों में ठीक के समान होती है, ठीक के समान है। ठीक है, चलो अब लिखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, इसी में लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूं, इसको समझाऊंगा फिर आगे कराऊंगा। ठीक है, चलो लिखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, इसी में लिख लेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार लिखेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं लिखा देता हूं। तो लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे, यहां से लिखेंगे पहला दूसरा जो भी है सारे लिखा देता हूं। ठीक है, लिखेंगे पहला, लिखेंगे पहला, लिखेंगे विखंडन, क्या लिखेंगे विखंडन। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई खंडन, क्या लिखेंगे मेरे भाई खंडन लिखेंगे, क्या लिखेंगे खंडन। आगे लिख लो थोड़ा सा, लिखेंगे खंडन। विखंडन और खंडन अलग अलग, हाँ मेरे भाई, खंडन भी, खंडन अलग और विखंडन अलग। तीसरा लिखेंगे पुनरुद्भवन, तीसरा क्या लिखेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब है पुनर्जन्म। ठीक है, तो पहला तो लिखेंगे विखंडन, दूसरा लिखेंगे खंडन, तीसरा लिखेंगे पुनरुद्भावन, पुनरुद्भावन भावन है मेरे भाई, पुनरुद्भावन। ठीक है मेरे भाई, तो देखो पहला विखंडन, दूसरा खंडन और तीसरा पुनरुद्भावन। ठीक है, चौथा लिखेंगे मुकुलन। देखो एक बार मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा, तो बाद में करता हूं। ठीक है, चौथा लिखेंगे मेरे भाई, अब चौथा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे यहाँ पे क्या मुकुलन। ऐसे लिखते हैं, मुकुलन ऐसे लिखते हैं, बताओ कैसे लिखते हैं, छोटा ही लिखते हैं क्या। ये हो गया मुकुलन। ठीक है, पांचवा लिखेंगे बीजाणु समासंग, लिखेंगे पांचवा बीजाणु समासंग।
पांचवा लिखेंगे बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग। छठा क्या लिखेंगे? देखो पांच तो ये हो गई, विखंडन हो गया, खंडन हो गया, पुनरुद्भवन पुनर्जन्म, मुकुलन हो गया, बीजाणु समासंग हो गया, और छठा लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। क्या लिखेंगे? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये 6 तरीके के होते हैं तुम्हारे पास अलैंगिक जनन। कितने तरीके के? 6 तरीके के। अब इसमें हम एक एक चीज को पढ़ रहे होंगे, विखंडन को पढ़ रहे होंगे, फिर हम खंडन को पढ़ रहे होंगे, खंडन के बाद में हम देखेंगे खंडन में द्विखंडन है या बहुखंडन है, उसके बाद में हम पुनरुद्भवन के बारे में कर रहे होंगे कि किस तरीके से पुनर्जन्म होता है इनका। ठीक है, मुकुलन की बात करेंगे कि मुकुलन किस तरीके से होता है, बीजाणु समासंग क्या है, और कायिक प्रवर्धन क्या है। ये देखो थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, मैं इनके बारे में एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, प्रश्न आ भी जाए तो भी करना ही है हमें। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं तुम्हें ये समझा देता हूं। ठीक है, चलो समझेंगे मेरे भाई, समझेंगे। ठीक है, चलो तो छोटा कर देता हूं ना। चलो दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है मेरे भाई? चलो आज हम बात करेंगे, देखो हमने क्या क्या बात की है, जीवों में जनन की विधियां। तो जीवों में जनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां, एक होती है अलैंगिक जनन और एक होती है लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन क्या है सर? अलैंगिक जनन क्या है? तो देखो मेरे भाई, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर, मतलब कि इसमें क्या होगा, किसी और जनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एक ही जनक होगा। जैसे अपने 2 होते हैं, मानवों में कितने, कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन, और उसमें कितने जनकों की आवश्यकता पड़ती है? 2 जनकों की। एक तो होती है नर और एक होता है मादा, एक होती है नर और एक होता है, मतलब एक तो होता है नर और एक क्या होता है, एक क्या होती है मेरे भाई? मादा होती है। ठीक है, तो कितने की जरूरत पड़ी गुरुजी? 2 की। लेकिन इस वाले जनन में, कौन से जनन में? अलैंगिक जनन में, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जनक की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। सर कैसे पैदा होते होंगे बच्चे, किस तरीके से मतलब संतति उत्पन्न होती होगी? ठीक है, तो इसमें देखो जनन की वह विधि, ये जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जनक द्वारा, मतलब कि एक ही जनक होगा, उसके द्वारा क्या होगा? बिना निषेचन के ही, मतलब बिना उसमें कोई, मतलब उसमें निषेचन नहीं होगा, मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन तो मतलब ऐसे एक तरीके से बताऊं, निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिना निषेचन के मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा, ओनली क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, उसके द्वारा क्या होगा? विभाजित होकर एक नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक होगा और उसमें बिना निषेचन के ही क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा क्या होगी? कोशिका विभाजित होगी और नई संतति क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अर्थात
जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में मेरे भाई कितने जीव भाग लेते हैं? बताएंगे सभी, कितने जीव भाग लेते हैं? केवल एक ही जीव भाग लेता है। क्या अलैंगिक जनन में निषेचन होता है क्या? नहीं सर, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के ही क्या हो जाती है? क्या होता है उसमें? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। तो एक चीज ये भी याद रखेंगे, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, एक ही जीव काम में लिया जाता है, मतलब एक ही जनक होता है, बिना निषेचन के ही हो जाती है। ठीक है, और देखो अर्थात जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन। तो अच्छे से समझ में आ गया, अलैंगिक जनन, लैंगिक मतलब जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक क्या करता है? बिना निषेचन के ही क्या कर लेता है? केवल समसूत्री विभाजन द्वारा नई संतति को उत्पन्न कर लेता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अर्थात जनन की वह विधि जिस केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अच्छा, अलैंगिक जनन की विशेषता क्या होगी? तो अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। मतलब कि कैसा? कि आनुवांशिक जो गुण होंगे, आनुवांशिक का मतलब है जैसे उसके पूर्वजों में होंगे, जैसे उसके जनकों में होंगे, वैसे ही उसकी संतान में आएंगे। जैसे समझाने का प्रयास करूं, जैसे आलू, आलू नहीं तो टमाटर। जैसे टमाटर देखा तो तुमने टमाटर देखा, जैसे मान लो बाजरा देखा तुमने, तो तुमने एक बाजरे की बाल ली होगी। ठीक है, हम जैसे आलू की बात करते हैं, आलू में क्या है? कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होगा? जैसे आलू है, आलू कैसे तुमने देखा होगा, आलू में क्या हो जाते हैं कई बार उसमें से मतलब इस तरीके से पेड़ से निकल जाते हैं, तो वही पेड़ बन के क्या बनाते हैं? आलू बनाते हैं। और उनकी जब तुम देखोगे कि आनुवांशिक गुण क्या है, उन दोनों के समान होंगे, आलू के और आलू के बच्चे के, आलू आलू का बच्चा है ना, तो दोनों के क्या होंगे? मतलब आनुवांशिक गुण क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। क्या होंगे? बिल्कुल सेम। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है आनुवांशिक गुणों में क्या होती है? ठीक जनकों के समान होती है। अगर यहां से प्रश्न बनाना चाहेगा तो वो किस तरीके से देगा कि अलैंगिक जनन में जो संतानें पैदा होती है आनुवांशिक रूप से होती है, मतलब जनकों के समान, जनकों से भिन्न, या मतलब कह नहीं सकते, या फिर चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि आनुवांशिक गुणों में जो अलैंगिक जनन में जो संतानें पैदा होती है वो ठीक जनकों की क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? ठीक जनकों के समान होती है। अच्छा, अलैंगिक जनन के प्रकार देखो, पहला है विखंडन। पहला है विखंडन, मतलब इसमें क्या होगा? एक कोशिका, मतलब एक जीव बहुत सारे जीवों में विभक्त हो जाएगा, मतलब कि एक जो कोशिका है बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे विखंडन। खंडन में क्या होगा? खंडन में अलग चीज होगी। ठीक है, खंडन में क्या होगा? इसमें दो में भी टूट सकता है। खंडन के दो प्रकार होंगे, द्विखंडन और विखंडन। तो विखंडन को देखो, खंडन को अलग समझना है, विखंडन को अलग समझना है, थोड़ा थोड़ा सा बारीक अंतर है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक होता है पुनरुद्भवन, मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब है जैसे कोई जीव खत्म हो गया, हमने उसको मतलब वो कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा? वो पुनरुद्ध मतलब दोबारा उग जाएगा। क्या हो जाएगा? उग जाएगा। मुकुलन की बात करें तो मुकुलन का मतलब होता है उभार। पहले क्या होगा कि जैसे ही कोई मतलब जैसे किसी भी जीव में हम बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? पहले मुकुल आएगा। मुकुल का मतलब होता है उभार। उभार का मतलब जैसे तुमने देखा है, जैसे यहाँ पे मान लो एक गुम मतलब ऐसे फुंसी होने वाली है, तो ये पहले ही सूज जाएगा, इस तरीके से मोटा हो जाएगा, और तुम्हें पता है इसमें से मतलब फुंसी निकलेगी, फुंसी निकलेगी। वैसे ही होता है मुकुलन में। किसमें होता है? मुकुलन में। देखो ये तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जीवों में किस तरीके से होता है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, चौथा पांचवा आता है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग का मतलब है कि इसमें बीजाणु मतलब जो बीज, मतलब बीजाणु का मतलब समझ लो बीज के अणु, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा एक दूसरे पर जाएंगे और उस तरीके से क्या करेंगे? मतलब जनन करेंगे। ठीक है, अभी हम एक एक चीज को खोल के बताने वाला हूं मेरे भाई। कायिक प्रवर्धन क्या होगा? कि किसी चीज को काटा मैंने, कायिक का मतलब उसकी काया से, कायिक का मतलब उसकी काया से, उसकी बॉडी से, उसकी शरीर से जो प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब जो नई संतान उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। तो आलू में क्या पाया जाता है? कायिक प्रवर्धन। जैसे तुमने आलू लिया, आलू को काट दिया, मान लो 6-7 टुकड़ों में काट दिया और उसको तुमने लगा दिया, मान लो उसको पटक दिया तुमने कहीं भी जमीन में, तो वो उग जाएगा। क्या हो जाएगा? उग जाएगा। तो उसमें क्या हुआ है? हमने उसकी काया को मतलब उस आलू को ही काटा है और आलू से ही हमने क्या प्राप्त किए? उसके पौधे प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। चलो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैं बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तुम समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। में लिखेंगे मेरे भाई अगला, अब देखो हेडिंग डालेंगे विखंडन की। किसकी डालेंगे? विखंडन की डालेंगे गुरुजी। किसकी डालेंगे मेरे भाई? विखंडन की डालेंगे। किसकी डालेंगे? विखंडन की डालेंगे। ठीक है ना, चलो खंडन की डालेंगे।
चलो विखंडन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे विखंडन, क्या डालेंगे मेरे भाई, विखंडन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे विखंडन, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई विखंडन। ठीक है, मार्कर बदल लेता हूं, चलो तो मैं ले लेता हूं सब। चलो यही रखेंगे आप। चलो लिखेंगे विखंडन, हेडिंग डालेंगे विखंडन। देखो जल्दी जल्दी लिखेंगे, आज थोड़ी सी कम क्लास होगी मेरे भैया ना, 51 मिनट की, मतलब 10 1 मिनट में लेना चाहूंगा आज, थोड़ा सा क्या है इमरजेंसी काम है, मतलब कहीं जाना है तो मतलब वो रहेगा। चलो लिखेंगे विखंडन, तो लिखेंगे जनन की, लिखेंगे जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया, जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है, लिखेंगे क्या एक कोशिकीय जीवों में होती है, में होती है, एक कोशिकीय जीवों में होती है। क्या किसमें होती है, जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया पहली बात तो किसमें होती है, ध्यान से समझेंगे, होती है एक कोशिकीय जीवों में होती है, लिखेंगे जिसमें एक कोशिका, लिखेंगे जिसमें एक कोशिका में एक कोशिका दो या दो से अधिक में एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो लिखेंगे इसमें क्या, देखो लिखेंगे आगे, लिखेंगे एक कोशिका दो संतति कोशिका, एक कोशिका लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। में विभाजित हो जाती है, दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में, लिखेंगे इसी में कि विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अच्छा कौन कौन सी, पहली लिखेंगे द्विखंडन और दूसरी लिखेंगे बहुखंडन, पहली लिखेंगे द्विखंडन, पहली लिखेंगे द्विखंडन
दूसरी लिखेंगे बहुखंडन। अब बहुखंडन का मतलब ऐसे नहीं कहीं बहू का खंडन कर दो तुम्हें, और जी हमारे बहू आई थी और हमने उसका खंडन कर दिया, मतलब बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अरे नालायक, ये बहुखंडन अलग चीज है ना। ठीक है, तो एक तो होगा द्विखंडन और दूसरा होगा बहुखंडन। चलो द्विखंडन के बारे में देखो, नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन। द्विखंड का मतलब है कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी। बहुखंडन का मतलब एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, विभाजित। अगर दो में होगी तो द्विखंडन और बहु में होगी तो बहुखंडन। बहु का मतलब, अरे मतलब बहू का मतलब वो नहीं है नालायक, वो बीवी का मतलब बीवी नहीं है बहू का मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बहू का मतलब है बहुत सारे। ठीक है, चलो लिखेंगे द्विखंडन, लिखेंगे द्विखंडन, हेडिंग डालेंगे द्विखंडन, डालेंगे द्विखंडन, पहला लिखेंगे द्विखंडन, और इस द्विखंडन के बारे में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो लिखेंगे द्विखंडन में, इस विधि में जीव की कोशिका, लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में विधि में कोशिका इस विधि में जीव की कोशिका, दिख रहा है ना मेरे भाई। हाँ, तो इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में, उदाहरण के लिए लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे इसी में, उदाहरण। अब उदाहरण में लिखेंगे लिस्मेनिया हो गया, अमीबा हो गया, है ना, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, लिखेंगे इसी में। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ लिखेंगे अनेक जीवाणु अनेक जीवाणु, ठीक है, लिखेंगे एवं प्रोटोजोआ एवं प्रोटोजोआ, लिखेंगे जैसे अमीबा एवं लिस्मानिया आदि, जैसे लिस्मेनिया आदि, अमीबा लिस्मेनिया आदि। ठीक है, तो देखो कैसे क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या होगी, एक कोशिका होगी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें समझा दिया था ना, वो तो अभी करा दिया था जो। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि ये अमीबा है, मैंने बना दिया इस तरीके से, अमीबा है मेरे भाई, क्या है, अमीबा।
ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक हो गया अमीबा का केंद्रक। ये लो, केंद्रक अलग चीज से, अमीबा का क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जाएगा इस तरीके से, जाए टूटेगा, और ये टूट मतलब जाएगा, ये इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में बिल्कुल ही दो तरीके से हो जाएगा, यू इस तरीके से हो जाएगा अमीबा। हाँ देखो मैं तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अगली बार में क्या होगा, ये अगली बार में क्या होगा, अगली बार में ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, टूटने के कगार पर आ जाएगा। टूटने के कगार पर मतलब इस तरीके से हो जाएगा मेरे भाई, तरीके से हो जाएगा। अगले में क्या होगा, ये टूट जाएगा, मतलब दो कोशिकाएं बना लेगा, दो अमीबा बना ले, है ना। अब ये कैसे भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती ना मेरे भाई। ठीक है, अमीबा की आकृति क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती। ठीक है, चलो अब क्या होगा देखो, ये इस तरीके से केंद्रक बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से होगा, और ये टूट जाएगा इस तरीके से केंद्र। चलो देखो, इस तरीके से क्या बन गए कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखेंगे अमीबा का द्विखंडन, पहले लिखेंगे इसमें अमीबा का द्विखंडन, क्या लिखेंगे, अमीबा का द्विखंडन। ठीक है, चलो एक मिनट लिखेंगे अमीबा का द्विखंडन, क्या लिखेंगे, अमीबा का द्विखंडन लिखेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ठीक है, यहाँ पे जाके टूट जाएगा, और या इस तरीके से लिखेंगे अमीबा में द्विखंडन, अमीबा का द्विखंडन, अमीबा का द्विखंडन क्या होगा, अमीबा का द्विखंडन लिखेंगे। ठीक है ना, अमीबा का द्विखंडन, अमीबा का द्विखंडन। ठीक है, क्या होगा, अमीबा का द्विखंडन। अच्छा, इसमें लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे मेरे भाई, इसमें नोट डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे इसमें, है ना, नोट डालेंगे और लिखेंगे, नोट डालेंगे और लिखेंगे ना। और मैं टाइम देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तय होने को है मेरे भाई। चलो ये तो लिखो, ये लिखो अमीबा में, ये लिखेंगे अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा में जो द्विखंडन है वो किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लिस्मेनिया में द्विखंडन लिखेंगे, जबकि जबकि लिस्मेनिया में द्विखंडन,
देखो इसमें क्या हो सकता है, अमीबा में जो द्विखंडन है वो किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लिस्मेनिया में जो द्विखंडन होगा वो एक निश्चित तल से ही होता है, जबकि लिस्मेनिया में द्विखंडन एक निश्चित तल से ही होता है। एक निश्चित तल से ही होता है। तल से ही होता है। ठीक है, चलो आज के लिए देखो मेरे भाई इतना ही काफी है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे क्या कहीं निकलना था, लेकिन हाँ ये क्लास मतलब तुम्हारी डल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसको समझाऊंगा और इसके बारे में और थोड़ी सी बड़ी क्लास कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और थोड़ी सी जल्दी के लिए सॉरी। ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू, ये तुम्हारा फ्लाइंग किस। चलो ठीक है, आज के लिए